हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BHU सर्किल में। दोस्तों, आज से हमारा शुरू हो रहा है हिस्ट्री आज से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, आप सब तैयार हो जाइए, ठीक है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और अगर आप बारीकी से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किताब का थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, बाकी अगर आप अच्छा से देखते हैं तो आपका टोटल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को हम 2 लेक्चरों में पूरा करेंगे, ठीक है। मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि नोट पॉइंट कर लेंगे, ठीक है, पॉज करके कर लेंगे। अगर जल्दी नहीं कर देता है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे। तो हम कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई भी अपडेट या कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ प्रोवाइड होता है आपको तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका सबसे पहले कालक्रम जान लेते हैं कि इसका कालखंड क्या था, ठीक है। तो इसका कालखंड देखिए, सर्वमान अलग अलग थिंकर अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेंगे, बट हमें उतना ध्यान नहीं देना है। हमें मेन चीज देखना है कि इसका काल कितना से कितना माना जाता है। तो सर्वमान कहे इसका कालखंड तो 2300 BC से 1750 BC, ठीक है। कितना से 2300 BC से 1750 BC। अब आप लोग कहेंगे कि BC क्या होता है और AD क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो BC है ये बिफोर क्राइस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है। AD का मतलब होता है एडिनो डोमिनी, ठीक है। तो अब इसका मापक कैसे मापते हैं कि हम BC किसको कहेंगे और AD किसको कहेंगे, तो मैं ये भी बताता हूँ। देखिए, इसका मापक यही है कि ईसा मसीह है उनके जन्म से पहले का जो काल है, ठीक है, ये हिस्ट्री के लिए लाया गया है क्योंकि हिस्ट्री बहुत पहले से है, ठीक है। प्राचीन में तो ऐसे जा नहीं सकते हैं। तो एक मापक माना गया है किसको, जो आपके ईसा मसीह है उनका जन्म से पहले का जो काल है उसको BC लेते हैं, जिसको ईसा वर्ष पूर्व कहते हैं। और उनके बाद का जो काल है हम AD कहते हैं, यानी कि ईस्वी में लेते हैं। आप सुने होंगे 2000 ईसा वर्ष पूर्व 1000 ईस्वी, ठीक है। तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड का बात करें तो कितना से कितना 2300 BC से 1750 BC, ये आपके स्वर्णमान माना गया है। और ये किनका दिया हुआ कालखंड है सबसे स्वर्णमान, ये है आपके जो DP अग्रवाल जी है और रोमिला थापर। ये इन्होंने दोनों थिंकर हैं जिन्होंने 2300 BC से 1750 माना है, जिसे इतिहास मानता है। बाकी अलग अलग थिंकर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। थैंक यू। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था, तो सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में जानकारी किसको हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसका जानकारी सबसे पहले किसको हुआ, तो चार्ल्स मेसन, ठीक है, याद रखना है। देखिए, आप लोग नोट पॉइंट करते रहेंगे। अगर आप अच्छा से देखते हैं तो बिल्कुल आपको टोटल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो CVT UG 2023 है, जो भी BA देने वाले हैं डोमेन में, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग नोट पॉइंट करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले इस टीला का खोज अनुमान सबसे पहले पता किसने लगाया, तो चार्ल्स मेसन, ठीक है। लेकिन कब, तो 1826 ईस्वी, BC नहीं 1826 ईस्वी में इसका पता लगाया था। उसके बाद आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, उसके बाद देखते हैं कि सर्वप्रथम हड़प्पा जो सभ्यता था इसका सर्वे कौन किया था, ठीक है। तो नाम आता है अलेक्जेंडर करिंगम। सर्वे, ठीक है, सर्वे मतलब समझते हैं ना कि जो क्षेत्रफल है उसका सर्वे। उसके बाद सर्वे करके एक मैप निकाला, ठीक है, कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये इस प्रकार का है। जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, मैप होता है हम कह सकते हैं। तो ये करिंगम ने सर्वे किया, ठीक है, और मैप निकाला। अगर पूछे सवाल कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वे किसने किया था, मैप किसने निकाला था, तो आप बता सकते हैं अलेक्जेंडर करिंगम, ठीक है।
उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम शाह ने, ठीक है, और कब किया, तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी पे बसा हुआ था, तो ये रावी नदी के तट पे बसा हुआ था ये सभ्यता। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उस समय कौन कौन सभ्यताएं थी। जैसे पूछता है सवाल कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी कौन कौन सभ्यता, ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें एक वो सभ्यता समकालीन नहीं थी और 3 थे, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता जब विकसित हो रही थी तो उस समय कौन कौन सभ्यताएं इसके साथ विकसित हो रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो दजला एवं फरात नदी, याद रख लेंगे, ये थोड़ा बहुत पूछना तो नहीं चाहिए बट पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। दजला एवं फरात नदी के तट पे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ विकसित हो रही थी, ठीक है। उसके बाद चीन की सभ्यता, ये भी जो सभ्यता थी ये हांगहो नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है, वहीं विकसित हो रही थी, तो चीन की सभ्यता हो गया। उसके बाद एक और है चीन की सभ्यता, हाँ, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की जो सभ्यता है ये भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसके साथ वो विकसित हो रही थी। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि कौन कौन समकालीन थी इसके साथ, ठीक है, 4 जो सभ्यताएं हैं एक साथ विकसित हो रही थी। अब जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। पूछता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये किस नदी पे बसा है, या मिस्र की सभ्यता है ये किस नदी पे बसा हुआ था, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अब नामकरण, अब देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो हम किस किस नाम से जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। तो पहला आपका आता है सिंधु सभ्यता, ठीक है, इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता, और एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, दूसरा नाम, और तीसरा नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। ये जो सभ्यता है तीनों एक ही, अलग अलग नाम है लेकिन सभ्यता जो है एक ही है। पूछ सकता है ऑप्शन में कि सबसे सर्वमान्य जो सिंधु घाटी सभ्यता है क्या नाम दिया गया, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आता है प्रश्न कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे किताब में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ही देता है, सिंधु घाटी सभ्यता वैसे ना आया था सर्वप्रथम। अब सिंधु घाटी सभ्यता इस वजह से आया क्योंकि जितने भी ये सभ्यताएं थी ये सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था, ठीक है, तो ये अपने आप नाम मिल जाता है। लेकिन सर्वप्रथम उसमें कौन सा नगर खोजा गया था, ठीक है, तो हम बता देते हैं आपको कि आखिर हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसका मुख्य रीजन ये था कि सर्वप्रथम जो नगर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, ठीक है, जिसका नामकरण जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता रख दिया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों रख दिया पता हो गया, तो ये नामकरण हो गया। और पूछेगा कि किसने नामकरण रखा हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का, तो जॉन मार्शल, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हाँ, उसके बाद देखिए जब रेलवे लाइन के ट्रैक बिछाया जा रहा था, जब 1856 ईस्वी में रेलवे लाइन का जब ट्रैक बिछाया जा रहा था, उसी के बीच 2 इंजीनियर थे जिनका नाम आता है बर्टन बंधु से, ठीक है, वो दोनों भाई थे, एक का नाम था जॉन बर्टन और दूसरा नाम है विलियम बर्टन। इन्होंने जब रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाया जा रहा था उस समय ये हुआ था कि जो हड़प्पा सभ्यता था वहीं से जो ईंटें था उसका प्रयोग किया गया था, लेकिन उस टाइम सर्च नहीं किया गया, नॉर्मल सी मिला, लेकिन जो ईंट था वो कहाँ का था, हड़प्पा जो सभ्यता था वहीं का ईंट का प्रयोग हुआ है, जो आपके लाहौर से कराची रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। किसके नेतृत्व में, तो वो थे जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ठीक है, लेकिन सर्च नहीं किया गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक देखिए जॉन मार्शल की एक पुस्तक है, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, इनका पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, फिर से मैं बताता हूं, इनका पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड दी इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं कि
कि जो सिंधु सभ्यता था इसका अलग अलग थिंकर ने अलग अलग नामकरण किया है, ठीक है। तो देखिए गार्डन चाइल्ड जो थे ना, तो वो सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। चाइल्ड थे, ये एक थिंकर थे, ठीक है, हिस्टोरिकल थिंकर थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा। अगर सवाल पूछता है कि सर्वप्रथम जो सिंधु सभ्यता को नगरीय क्रांति किसने कहा, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो गार्डन चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हम कांस्य युगीन भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जो हड़प्पा सभ्यता था इसमें ज़्यादा मात्रा में कांसे का यूज होना शुरू हो गया था, जिसके कारण इसको हम कांस्य युगीन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, देखिए हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि काल निर्धारण, तो अलग अलग थिंकर ने अलग अलग कालखंड को बताया है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि जो डीपी अग्रवाल जी थे और रोमिला थापर जी, इन्होंने सौरमान दिया हुआ, इनका कालक्रम माना जाता है, जिसका कालखंड है 2300 BC से 1750, ये सौरमान माना गया है। बाकी अलग अलग थिंकर अलग अलग दिया है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आता है कि इसका मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। पूछ देता है कि आखिर जब सिंधु घाटी सभ्यता है इसका एज कैसे निकाला गया है। तो आप सुने होंगे रेडियो कार्बन, ठीक है, जिसको रेडियो कार्बन 14 से इसको ये मापक है, ठीक है। अब कैसे मापा जाता है तो आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको कम चीज को ही ध्यान देना है, क्योंकि एंट्रेंस को देखते हुए आपको पढ़ना है, ये नहीं कि अभी ही आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए C14 यानी कार्बन 40 विश्लेषण के आधार पर डीपी अग्रवाल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि आपको 2300 BC से 1700 BC निकाला गया है, जिसको सौरमान माना गया है, ठीक है। अब देखिए इस विधि का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था, ठीक है। ये जानकारी अच्छी है कि आखिर C14 का आविष्कारक कौन है। तो ये नोबेल पुरस्कारक हैं, रसायन शास्त्री हैं, इनका नाम आता है विलर्ड फ्रैंक लीवी, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अगर पूछे रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार किसने किया तो विलार्ड फ्रैंक लीवी 1949 में, ठीक है। उसके बाद लीवी को 1960 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद देखिए अब हम ये देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, तो आखिर इसका विस्तार कहाँ से कहाँ था। पूरब में आपके आखिरी छोर का क्या था, पश्चिम में क्या था, उत्तर में क्या था और दक्षिण में क्या था, तो हम इसको जान लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं आपके उत्तरी सीमा, ठीक है, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था इसका उत्तरी सीमा ये जम्मू कश्मीर के मंडा अखनूर जिला एक है, ठीक है, इसका उत्तरी सीमा था। अब मंडा किस नदी किनारे बसा था तो ये था आपके चिनाब नदी किनारे, ठीक है। जो मंडा है ये चिनाब नदी किनारे बसा था। उसके बाद ऐसे पूछता है प्रश्न कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है, ऐसे करके प्रश्न आ सकता है। मंडा अलग अलग दे सकता है जिला, ठीक है, तो क्या होगा मंडा। उसके बाद हम आते हैं दक्षिण में। सबसे पहले अब दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था तो ये है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में दैमाबाद। और दैमाबाद किस नदी किनारे बसा है तो प्रवरा नदी। दैमाबाद किस नदी किनारे था, प्रवरा नदी, जो गोदावरी नदी का सहायक नदी था, एक प्रवरा नदी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पूर्वी सीमा कहाँ तक लगा था तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ, जिसको हम आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये हिंडन नदी किनारे पे बसा था पूर्वी सीमा। और हम चले जाते हैं पश्चिमी, तो ये आपके पाकिस्तान, जिसको हम सुतकांगे डोर कहते हैं, ठीक है, ये बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं और ये दास नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जो आपकी उत्तरी से दक्षिणी सीमा थी ये कितना दूरी था टोटल, तो इसका दूरी था लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर था। और इस आपका जो ईस्ट टू वेस्ट था 1600 किलोमीटर था, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और आपके नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर था। समझ में आ गया, ऊपर से लेकर नीचे तक 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, तो इतना तक विस्तारित था, ठीक है। लेकिन देखिए उस समय क्या था कि बहुत कम
सब नगर खोजे गए थे, लेकिन अब देखा जाए तो बहुत सारे नगर खोजा जा चुका है, ठीक है, जिसमें से हम महत्वपूर्ण जान लेते हैं कि कौन सा पूरा स्थल कहाँ पे मिला है। हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजा गया है, एक है मुंडीगौक और दूसरा है सोर्तुगई, ठीक है। मुंडीगौक और सोर्तुगई ये 2 स्थल खोजा गया है अफगानिस्तान में। ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन दो है जो अफगानिस्तान में खोजे गए हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। या तो सीधे पूछ सकता है कि अफगानिस्तान में पूरा स्थल खोजे गए हैं, इसमें दे सकता है मुंडीगौक, सोर्तुगई, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अब ये टोटल जो विस्तार हुआ था ये आखिर टोटल कितना किलोमीटर था हम जान लेते हैं। तो देखिए जब उस टाइम मापा गया था, टोटल जब निकाला गया था क्षेत्रफल, तो उस समय था लगभग देखिए 12,99,600 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर से सुन लीजिए 12,99,600 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर दूरी में फैला हुआ था हमारा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। आपका हड़प्पा सभ्यता अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थल मिला है तो आपको लोथल बताना है, ठीक है, सॉरी गुजरात बताना है, ठीक है। लोथल भी गुजरात में है। पूछता है सवाल कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं, तो क्या उत्तर हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। देखिए ये कहाँ तक फैला था, तो ये आपके गुजरात, हरियाणा, बहुत से स्टेट तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में 2 पूरा स्थल खोजे गए थे। उसके बाद देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, ठीक है। इसके निर्माता कौन थे? तो देखिए इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ प्रजातियां पाई जाती थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा सर्वमान्य किसको माना गया है? द्रविड़ को माना गया है। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस प्रजाति से थे? उस समय 4 प्रजाति पाए जाते थे, लेकिन सबसे अधिकांश संख्या में किस प्रजाति के लोग थे उस समय? तो द्रविड़ थे, ठीक है, द्रविड़ थे। उसके बाद हम जान लेते हैं कि कुछ विद्वान ने बताया है कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है। जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, आखिर इसका निर्माण हुआ होगा, आखिर कैसे पैदा हो गए, मतलब कि कैसे एक नगर बस गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग विद्वान का मानना है। यहाँ लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र जी का मानना है कि आर्य, ठीक है। हम आर्य को पढ़ेंगे जस्ट, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आर्य पीरियड भी पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी सवाल आते हैं। वैसे देखिए ये आपके सिलेबस में उसको उतना मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमको उसको लेकर चलना होगा, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने क्या बताया है? आर्य इसके निर्माता थे, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए राखल दास बनर्जी और सुनीति चटर्जी, इन्होंने द्रविड़ को माना है, क्योंकि उस समय द्रविड़ प्रजाति के लोग थे, तो इनका क्या मानना था? द्रविड़, ठीक है। बाकी और भी थिंकर अलग अलग दिए हैं, सुमेरियन भी दिए हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता से विकसित हुआ है इस सभ्यता का, तो सबका अलग अलग मानना है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ, उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके जितने भी प्रमुख स्थल हैं वो किस नदी पे बसा था, किसने खोज किया था, ठीक है, और कब किया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके लोथल से अलग अलग नगर से क्या क्या चीज़ें मिला है, प्रमुख देखेंगे, जैसे लोथल से क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, उसके बाद हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिला है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो उससे पहले हम बताते हैं कि मोहनजोदड़ो, आप नाम सुन रहे हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को हम क्या एक और नाम से जानते हैं? मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, इसके नाम से प्रश्न पूछता है कि मृतकों के टीला के नाम से जानते हैं किसको? मोहनजोदड़ो को। लेकिन उससे पहले आइए हम देख लेते हैं कि मुख्य स्थल कौन कौन से थे, किस नदी पे किसने खोज किया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है हड़प्पा। अगर पूछे कि सर्वप्रथम नगर खोजे गए थे कौन से, तो हड़प्पा, ठीक है, कौन से? हड़प्पा। इसी कारण से इसका नाम भी हड़प्पा दिया गया। और किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने। तो इसका देखिए उत्खनन सबसे पहले हड़प्पा का 1921 में उत्खनन हुआ था, किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये कहाँ पे स्थित था?
तो ये पंजाब वाले क्षेत्र पाकिस्तान में, यानी कि हाँ पंजाब पाकिस्तान में था। उसके बाद किस नदी किनारे बसा था, तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, पूछ दे कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है, तो हड़प्पा रावी कह सकते हैं, रावी है। ठीक है, उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मैंने अभी बताया कि मोहनजोदड़ो के हम अन्य नाम से जानते हैं, मृतकों का टीला। ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो। इसका कब उत्खनन किया गया था, तो 1922 में किया गया था। किसके द्वारा, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये जो स्थल था ये कहाँ पे था, तो ये आपके लड़काना जिला पाकिस्तान, सिंध वाले क्षेत्र में। ठीक है, उस टाइम पाकिस्तान पड़ता था। ठीक है, सिंध वाले क्षेत्र, लड़काना जिला। और ये किस नदी किनारे बसा था, तो सिंधु नदी किनारे। ठीक है, आयु समझ गए होंगे। उसके बाद आता है चौहंदड़ो। चौहंदड़ो की खोज कब हुआ था, उत्खनन कब किया गया था, 1931 में। और ये एमजी मजूमदार के द्वारा उत्खनन किया गया था। ठीक है, उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो एमजी मजूमदार। उसके बाद ये भी कहाँ था, सिंध पाकिस्तान, जो सिंध वाला क्षेत्र है, आप मैप में देखेंगे तो आपके पाकिस्तान में आता था उस समय। ठीक है, उसके बाद ये किस नदी किनारे बसा है, तो ये भी सिंधु नदी किनारे बसा था। जो चौहंदड़ो है और मोहनजोदड़ो है, ये दोनों सिंधु नदी किनारे बसा था, हड़प्पा रावी नदी के तट पे। ठीक है, उसके बाद आता है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा, इसका उत्खननकर्ता कौन था, अमलानंद घोष। ठीक है, पूछे कि कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो क्या होगा, अमलानंद घोष। 1953 ईस्वी में, कब, 1953 ईस्वी में उत्खनन किया था अमलानंद घोष। और ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में। ठीक है, पूछ देता है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित था, तो राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद ये किस नदी किनारे बसा था, तो घंघर नदी। घंघर नाम सुने होंगे, घंघर नदी, तो ये घंघर नदी पे था। उसके बाद आता है लोथल। देखिए हम सबसे जो प्रमुख होगा उसी स्थल को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा देखिए बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस है बड़ा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि लोथल कब खोजा गया था, तो 1957 ईस्वी में। किसके द्वारा, SR राव, जिसको हम रंगनाथ राव के नाम से जानते हैं, पूरा नाम। ठीक है, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थल था। ठीक है, वहीं खोजा गया था, कहाँ पे, गुजरात। पूछ दे कि लोथल किस राज्य में स्थित था, कहाँ खोजा गया था, तो गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद। उसके बाद ये किस नदी के किनारे बसा था, तो भोगवा नदी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बार बार पूछता है। लोथल देखिए गुजरात के जितने भी स्थल है वहाँ से कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वहीं मिला है जो स्थल था। उसके बाद देखिए अगर पूछ दे कि रंगपुर कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है। ठीक है, कुछ हम बताते हैं कि कुछ स्थल जैसे प्रमुख स्थल है कि कहाँ से मिले हैं, तो ये मैं बताता हूँ। ठीक है, बाकी नदी जो बताए हैं उसको देख लीजिएगा आप लोग। और आप लोग देखिए नोट पॉइंट कर लेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप अच्छे से नोट पॉइंट करके पढ़ते हैं तो अब आप लेक्चर फिर से देखिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपके टोटल क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, आई होप कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमारा हो गया कालीबंगा। उसके बाद देखिए दैमाबाद बताए हैं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद बनावली, पूछता है कि बनावली किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में है। ठीक है, बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में, हिसार जिला। ठीक है, उसके बाद धौलावीरा, ये कहाँ पे है, गुजरात में। धौलावीरा, रंगपुर, उसके बाद लोथल, ये सारे गुजरात के पूरा स्थल है। ठीक है, तो उसके बाद हाँ राखीगढ़ी, ये पूछता है कि राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये भी हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा से 2 स्थल मिला है प्रमुख, एक राखीगढ़ी है, एक है बनावली। ये दोनों याद रखना है, हिसार जिला मिला था। ठीक है, उसके बाद गुजरात का भी बता दिया। उसके बाद बनावली हो गया, रंगपुर भी हो गया, ये गुजरात में मिला है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि आपके हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें मिला है,
लोथल से क्या क्या चीज़ें मिला है, ये बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि आखिर स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये कहाँ से मिला है, विशाल स्नानगार कहाँ से मिला है, उसके बाद पूछता है कि योगी शिव का मूर्ति कहाँ से मिला है, ठीक है, डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हम बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी इसको आप क्या करेंगे कि नोट पॉइंट करके एक क्या करिए कि एक किताब एक कॉपी खरीदिए और उसको विस्तार से लिखना शुरू कर दीजिए। लेक्चर देखिए अच्छा से और सबको उतारते जाइए और उसके बाद लेक्चर देखिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है।